आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माने कोई भी प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपना मार्ग छोड़ देती है। जिस मार्ग में उसको जाना चाहिए था उस मार्ग में न जाके दूसरे मार्ग में या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूसरे मार्ग को पकड़ लेती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे पानी में आंशिक रूप से कोई डूबी हुई पेंसिल या छड़ हो तो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा सब अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाती है तो पानी में वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसलिए उसकी दिशा बदल गई तो मुड़ी हुई प्रतीत होने लगती है। इसमें इस चित्र की सहायता से देखेंगे अपवर्तन को थोड़ा सा। और ये प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम में चल रही है और विरल माध्यम में चल के यहाँ पर आपतन बिंदु पर ये सघन माध्यम में प्रवेश की। तो ये आपतित प्रकाश की किरण है। ये आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश की। तो जब इस विरल माध्यम से चली और सघन माध्यम में जैसे ही गई वैसे ही अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ये आपतित प्रकाश की किरण थी और जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश की तो वो अपवर्तित हो गई, माने अपवर्तित प्रकाश की किरण बन गई। इसी प्रकार से सघन माध्यम से प्रकाश की किरण वास्तव में इसको ये जो किरण है ये आपतित प्रकाश की किरण ये जाना चाहिए था इसको इस रास्ते से होके, इधर से जाना चाहिए था, लेकिन ये अपना रास्ता छोड़ करके विचलित होकर के और ये इधर को आ गई मुड़ के। इसी प्रकार से इसमें ये आपतित प्रकाश की किरण है। ये आपतित प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम में है। सघन माध्यम से इसको जाना था विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम में इसकी जो दिशा थी इसके हिसाब से इसको इस तरह से ऐसे जाना चाहिए था, पर इधर से न जाके ये अभिलंब से दूर हट जाती है तो ये इधर से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से रास्ता बदल के और इस तरह से अपवर्तित किरण हो गई। तो जब तक ये प्रकाश की किरण यहाँ एक माध्यम में रहती है तो आपतित किरण है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होकर चली जाती है तो वो अपवर्तित किरण कहलाती है, और ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण कहलाता है। ये अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर हम अपवर्तन के नियम देखेंगे। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब आदि सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों के आपतन बिंदु पर अभिलंब ये सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है किसी प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ज्या को साइन कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपरावर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। तो
तो साइन आई और साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, ये स्थिर होता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इस स्थिरांक को ये जो स्थिरांक है साइन आई बटे साइन आर, इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के नियम देखा। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। ये पेज 194 के प्रश्नों को हम देखेंगे। पेज 194 का पहला प्रश्न है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए। तो वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। चूँकि यहाँ पर वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम वायु से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण की गति तेज रहती है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु में चलती है तब उसकी गति तेज रहती है, और जब प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम जल में चली जाती है, तो जब जल में चली जाती है तो चूँकि जल सघन माध्यम है इसलिए जल में उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो जहाँ उसकी चाल धीमी हो जाएगी वहाँ पर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जहाँ चाल उसकी तेज हो जाएगी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसीलिए जल में डूबी वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब जल में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वायु में 1.5 प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी प्रकाश जो है वो हवा से कांच में प्रवेश करता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी हमें देखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बराबर होती है। तो कांच की प्लेट का यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ है। कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, इसको हमने एनजी मान लिया है, ये है 1.50, और निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल भी मान लिया है, इसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर माध्यम एक वायु या निर्वात है क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से चल रही है, और माध्यम 2 कांच है। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो प्रथम माध्यम वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ng बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ये Ng ये कांच का अपवर्तनांक है, ये 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे v। तो यहाँ पर 1 गुणा कर दिया, तो 1.5 में v का तुझे गुणा कर दिया, तो 1.5 v बराबर 3 × 10⁸, तो इसलिए v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। इसका दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ पर इसको 10 कर दिया, तो ये दशमलव हट गया, तो 10 और 3 का गुणा कर दिया, तो 10 × 30 × 10⁸, तो ये हो गया बराबर v बराबर ये 15 दूनी 30 कट गया, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से कांच में प्रकाश की चाल v बराबर आई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इसके तीसरे प्रश्न में सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करना है, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम कौन है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम कौन है। तो हम सारणी 10.3 से इनके अपवर्तनांक देखेंगे,
और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा। तो सारणी 10.3 से देखने पर हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। सारणी 10.3 से देखने पर हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ये 2.42 है, तथा वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, ये 1.0003 है। अतः हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होगा तथा वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होगा, तथा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा। तो चूंकि हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होगा, और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा। इसके बाद हम इसी पेज के चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथे प्रश्न में दिया है केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल, इसमें से प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश ज़्यादा तेज चलेगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश कम तेज चलेगा। यहाँ सारणी 10.3 से देखने पर हमने देखा कि केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, और तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.47 है। तो यहाँ ये जो उपर्युक्त अपवर्तनांक दिए हुए हैं, इनमें सबसे कम जल का अपवर्तनांक है। तो चूँकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। इसके बाद इसका 5वां है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से अभिप्राय ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 1/2.42 गुनी है। यानी हीरे में जो प्रकाश की चाल है वो प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 1/2.42 गुनी है। ये इसका मतलब हुआ। इस प्रकार से ये इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए अगले वीडियो